ओके, सो जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने रेसिडेंशियल स्टेटस का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया। हमने स्टडी किया कि रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है। ओके, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से अलग अलग होते हैं ये हमने डिस्कस किया। हम इस कंक्लूजन पर भी पहुंचे कि ज़रूरी नहीं होगा कि आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो उसी कंट्री के आप सिटीज़न होने ज़रूरी है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं होगा कि जिस कंट्री में आप सिटीज़न हो उसी कंट्री में रेसिडेंट हो, या जिस कंट्री में आप रेसिडेंट हो उसी कंट्री के आप सिटीज़न हो। हमने कल कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे ये जानने के लिए कि किस तरह एक पर्सन जो किसी और कंट्री का सिटीज़न होगा लेकिन किसी और कंट्री में वो रेसिडेंट होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस का इम्पोर्टेंस क्यों होता है? क्योंकि वो हमें मदद करता है कि कितना इनकम किसी भी पर्सन का कौन से सोर्सेज से और कितना इनकम टैक्स पे लगना चाहिए। हमने कल डिस्कस किया कि जैसे जो रेसिडेंशियल पर्सन होते हैं उनका इंडिया से मिलने वाला इनकम, इंडियन इनकम भी और फॉरेन इनकम पे भी इंडिया में टैक्स लगेगा, लेकिन जो नॉन रेसिडेंशियल पर्सन होंगे उनको अपनी फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, उनको सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स पे करना है इंडिया में। ओके, तो जब भी हम किसी भी पर्सन का इनकम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, शुरू करते हैं, तब ये पहले जानना जरूरी होता है कि वो जो पर्सन है वो प्रीवियस ईयर में, अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था हमारा कल के डिस्कशंस में कि कौन से साल के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं, तो प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रीवियस ईयर में जो पर्सन था वो रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था। ओके, तो डिस्कशन हमारा सिर्फ बेसिक पॉइंट्स का कल हुआ था और एक डायग्राम हमने बनाया था। आपने भी आई होप ये डायग्राम बनाया ही होगा आपकी बुक में। रेसिडेंशियल स्टेटस को के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, दो स्टेप्स होती है। फर्स्ट आप ये पता करते हो कि वो पर्सन रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वहीं पे आपका सम खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में ये पता करते हो कि पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो एक एक करके आज हम ये स्टेप्स और ये स्टेप्स से रिलेटेड रूल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ध्यान से आपने देखना है, ये हमारा जो है कल जो हमने डिस्कस किया था, डायग्राम जो हमने बनाया था उसी का सॉफ्ट कॉपी है। अगेन इस डायग्राम में वही चीज दिखाई गई है जो कल हमने पढ़ी। कोई भी इंडिविजुअल होगा वो एक तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। ओके, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है ये सेक्शन नंबर 6 से पता चलेगा, और उसके बाद आगे जाके सेक्शन नंबर 6 इंटू ब्रैकेट 2 से ये पता चलेगा कि वो अगर रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो एक एक करके अभी हम लोग हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की जो टैक्स की प्रोविजंस है, रेसिडेंशियल स्टेटस की जो प्रोविजंस है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 6 इंटू ब्रैकेट 1 का। ओके, सबसे पहला प्रोविजन जो है वो है सेक्शन 6 इंटू ब्रैकेट 1 का। ये प्रोविजन क्या डिस्कस करता है कि कौन से केस में आप किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट कहोगे। ओके, कौन से केस में आप किसी इंडिविजुअल को इंडिया का रेसिडेंट कहोगे। मतलब एक मिनट, ये जो हमारा पिछला स्क्रीन था उस स्क्रीन पे मैं फिर से जाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये मतलब किसी भी इंडिविजुअल को आप रेसिडेंट कब कहोगे, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है या जो कंडीशंस है वो यहाँ पे है। ओके, तो एक बार ध्यान से पढ़िए। अंडर सेक्शन 6 इंटू ब्रैकेट 1 एन इंडिविजुअल इज said to be resident in India in any previous year if he satisfies at least one of the following basic conditions. कंडीशंस पे नहीं जाना, ये जो लाइन हमने पढ़ा है इसको एक बार और ध्यान से पढ़िए। किसी भी इंडिविजुअल को आप इंडिया का रेसिडेंट कब कहोगे।
ओके कब कहोगे कि प्रीवियस ईयर में अगर ये जो दोनों नीचे कंडीशंस दी गई है, इन कंडीशंस का नाम है बेसिक कंडीशंस। ओके तो ये जो दोनों बेसिक कंडीशंस है, इसमें से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम उस पर्सन को कहेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया? मैंने भी क्या बोला वो समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके दो कंडीशंस है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो हम कहेंगे कि पर्सन क्या है, रेसिडेंट है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कहेंगे कि पर्सन नॉन रेसिडेंट है। ओके तो क्या कंडीशंस है एक एक करके हम लिख लेते हैं हमारे नोट्स में। बेसिक कंडीशंस। ओके बेसिक कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है इसमें? कंडीशन नंबर 1 कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर आपको इंडिया का रेसिडेंट कहना है तो उसने प्रीवियस ईयर में, ओके प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे करना चाहिए। स्टे करना चाहिए, कितना स्टे करना चाहिए? प्रीवियस ईयर स्टे शुड बी 182 डेज और मोर। ओके मतलब पिछले साल प्रीवियस ईयर में अगर वो पर्सन 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या बन जाता है, रेसिडेंट। समझ में आ रहा है ये पहला पॉइंट? यस सर। ओके 100 अभी आपका क्वेश्चन रहेगा कि ये 182 डेज क्यों आया है? तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं और 365 का हाफ आप करोगे तो वो आता है 182। मतलब इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में बेसिक कंडीशन 1 क्या कहती है कि पूरे साल भर में अगर आप 6 महीने से ज्यादा का पीरियड में इंडिया में रहे हो तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। ओके मतलब पूरे साल में अगर आप 6 महीनों से ज्यादा रहे हो तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाओगे। फिर अभी आप यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन मुझे पूछोगे कि सर फिर अगर 12 महीने में से 6 महीने तो वो तो पढ़ने को इजी है, ये डेज में क्यों लिखा है? तो डेज में क्यों लिखा है ये आगे जाके जब ये कंडीशंस हम और डिटेल में पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर। अच्छा ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? ठीक है कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा कि भाई मेरा स्टे 182 डेज के ऊपर नहीं जा रहा, ओके कुछ कारणवश मैं 6 महीने के ऊपर नहीं रह पाया तो फिर मैं रेसिडेंट नहीं हूं क्या? तो सेकंड कंडीशन वैसे लोगों के लिए होता है जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनके लिए सेकंड कंडीशन होता है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर स्टे शुड बी 60 डेज और मोर। ठीक है प्रीवियस ईयर का स्टे कितना होना चाहिए, 60 डेज और मोर, प्लस प्लस मतलब एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 years immediately preceding previous year। ओके इसका क्या मतलब हुआ कि सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि पिछले साल में अगर आप 182 डेज से ज्यादा नहीं रहे लेकिन 60 डेज से अगर ज्यादा रहे हो, ओके तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज से ज्यादा रुकना है और इसी के साथ साथ एंड प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में आपका जो टोटल स्टे होना चाहिए वो 365 दिनों से ज्यादा होना चाहिए। ओके इसका क्या मतलब होता है, हम एक छोटा सा टाइमलाइन बनाते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन बना के आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके अभी चल रहा है 2020-21। ओके अभी क्या चल रहा है 2020-21, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा मुझे बताओ। 2022, 21, 22। प्रीवियस ईयर बेटा 1920 19 2020 करेक्ट, ठीक है 1920 हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ओके अभी पहला कंडीशन क्या कहता है कि 2021 में आप रेसिडेंट हो, ये पक्का करने के लिए प्रीवियस ईयर में आपका स्टे होना चाहिए 182 डेज और मोर। ठीक है, कितना होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर में स्टे, 182 डेज और मोर, ये पहला कंडीशन है। ओके अगर किसी कारणवश आपका प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं होता तो फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी आप पे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर में आपका जो स्टे होना चाहिए वो 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए, पहली बात। और इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में, मतलब पहले के 4 सालों में 1 2 3 4, पहले के 4 साल कौन से थे, 2018-19, फिर 2017-18, 2016-17 और 2015-16, बराबर है। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ये जो थे ये प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल थे। इन चारों सालों का जो टोटल होगा, टोटल स्टे जो होगा वो आपका कितना होना चाहिए, 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है। और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब 60 डेज से ज्यादा आप 1920 में रहे और 1920 के पहले के जो 4 साल थे उसमें आप टोटल कितने दिन रहे, 365 दिनों से ज्यादा रहे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे ठीक है सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में से दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देखो यहाँ पे वर्डिंग क्या यूज किया है, इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एटलीस्ट वन। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई ना, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे कि वो क्या बन गया है अभी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? यस। ओके अभी यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट हमको डिस्कस करना है, इसी से रिलेटेड एडिशनल पॉइंट डिस्कस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस के जो बेसिक प्रोविजन उससे रिलेटेड। अभी ये जो दो बेसिक प्रोविजंस पढ़ी, इसमें पहला कंडीशन आप रिलेटेड कंडीशंस है, ये पता होने चाहिए आपको कि ये जो भी हमने स्टे के प्रोविजंस पढ़े, ये जो भी हमने अभी स्टे के प्रोविजंस पढ़े, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट है स्टे नीड नॉट, थोड़ा सा राइट पे आ जाते हैं हम, ठीक है, स्टे नीड नॉट बी कंटिन्यूस। ओके मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 182 दिन 182 डेज आपने कंटिन्यूसली इंडिया में बिताए, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूस स्टे होता आपका, ऐसा नहीं होगा। आप आओ, आप प्लेन पकड़ के फिर से इंडिया के बाहर जाओ, फिर से प्लेन पकड़ के इंडिया में आओ, 2-3 दिन रहो, फिर से बाहर जाओ, फिर से आओ, फिर से बाहर जाओ, कोई फर्क नहीं गिरता। टोटल स्टे आपका 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। ओके मतलब अगर आप 3-3, 4-4 दिन भी अगर इंडिया में आके रहते हो बीच में से तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका टोटल स्टे 182 डेज से ऊपर जाता है तो आप क्या कहलाओगे, आप कहलाओगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किन के लिए रूल बनाया गया है, स्पेशली ये किन के लिए रूल होल्ड करता है, जो पायलट्स होते हैं या जो एयरलाइन क्रू होते हैं, वो देखिए वो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं। ठीक है, बार बार इंडिया से बाहर जाते आते हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होते हैं, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि यार हम 182 डेज कंटिन्यूसली थोड़ी हम इंडिया में रुके थे,
तो इसके लिए प्रोविजन है स्टे नीड नॉट बी कंटिन्यूस। ओके, अगर आप इंडिया से आते जाते भी रहते हो तो भी चलता है, लेकिन टोटल स्टे आपका कितना होना चाहिए, 182 डेज से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन यहां से रिलेटेड ही कंडीशन है, वो है कि स्टे कैन बी इन एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया की बॉर्डर के अंदर आप कहीं पे भी रुकते हो ना 182 डेज से ज्यादा, तो आपको रेसिडेंट माना जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको दिल्ली में ही रुकना है या मुंबई में ही रुकना है 182 डेज तभी आप रेसिडेंट कहलाए जाओगे। आप किसी छोटे विलेज में भी जाके रुकते हो तो भी चलता है, लेकिन रूल क्या होना चाहिए पूरा कि आपका जो ये बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला या 60 और 365 डेज वाला जो रूल है वो पूरा होना चाहिए बस। बाकी आप कहाँ पे रहते हो इंडिया में इससे कोई मतलब नहीं आता, प्रोवाइडेड आपका स्टे जो है वो इंडिया की जो टेरिटोरियल बॉर्डर्स है उसके अंदर होता है। थर्ड, डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज इंक्लूडेड। डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर इज इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब हुआ कि सर मैं इंडिया में मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 24 तारीख को रात को 11:55 को लैंड हुआ। ओके, तो मैं इंडिया में मेरा स्टे कौन सी तारीख से पकड़ूंगा, 25 तारीख से पकड़ूंगा या 24 तारीख से पकड़ूंगा? तो आप 24 तारीख से पकड़ोगे, क्योंकि आप कौन सी डेट में आए, 24 तारीख को रात को 11:55 को आए। 25 तारीख शुरू हुई थी क्या? नहीं। तो भले ही आप 5 मिनट के लिए इंडिया में रहे 24 तारीख को, स्टिल वो पूरा के पूरा दिन जो है वो आपका इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो जिस दिन आप आते हो और जिस दिन आप जाते हो वो दोनों ही दिन जो है वो आपके ये 182 डेज और 60 डे के कैलकुलेशन में गिने जाते हैं। ओके, सो ये थे हमारे बेसिक कंडीशंस। ओके, बेसिक कंडीशंस दोनों में से, ये दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो पूरा होना चाहिए, तो आप क्या कहलाए जाओगे? आप कहलाए जाओगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो कोई क्वेश्चंस वगैरह भी हो गए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, अटेंडेंस आज का हम सर्कुलेट करेंगे। सो वी हैव डन विथ आवर अटेंडेंस एंड क्वेश्चन आंसर सेशन भी हमारा एक जो स्टार्टिंग का सेशन होता है क्वेश्चन आंसर्स का वो हो चुका है। अब तक हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी है। बेसिक कंडीशंस दो होती है, पहला होता है कि आपका स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए। सेकंड होता है कि अगर 182 डेज का कंडीशन आप पे एप्लीकेबल नहीं है तो आपका स्टे जो है वो 60 डेज और मोर होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पहले के 4 सालों में आपका स्टे कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर। ओके, सो ये बेसिक कंडीशंस है दो, इनमें से एक भी अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहां तक हमारा डिस्कशन जो है वो हो चुका है। उसके बाद अब आगे जो डिस्कस करेंगे हम वो है एडिशनल कंडीशंस, जिससे ये पता चल जा सके कि जो पर्सन है, जो रेसिडेंट पर्सन है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। एडिशनल कंडीशंस, लेकिन एडिशनल कंडीशंस पढ़े इसके पहले एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट रूल हमको यहाँ पे डिस्कस करना। छोटा सा रूल है, बहुत इजी भी है। देखो, बेसिक कंडीशन जो होती है वो दो होती है, 182 डेज और 60 डेज, और जितने भी इंडिविजुअल्स हो गए उन पे ये दोनों कंडीशंस जो है वो लागू होती है। लेकिन 3 ऐसे केसेस है जहां पे ये दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो पहली कंडीशन है 182 डेज वाली
वही कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ओके, ऐसे 3 कंडीशंस, 3 एक्सेप्शंस है, तो इसको हम हेडिंग देंगे एक्सेप्शंस टू द बेसिक कंडीशन। एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशंस। ओके, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्शन किस चीज के, तो दो हमारे यहाँ पे 2 रूल्स है ना, एक है 182 डेज वाला रूल और दूसरा है 60 + 365 वाला रूल। तो जो एक्सेप्शन की हम जब बात करते हैं तो एक्सेप्शन किस चीज के लिए, कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ यही रूल एप्लीकेबल रहेगा, 60 + 365 वाला रूल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको निकालना है तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन टेस्ट करना है, अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहे हैं तो ही उनकी इनकम पे टैक्स लगेगा। अगर वो 182 डेज से कम रह रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाए जाएंगे, उनके लिए 60 + 365 का रूल जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे कौन से एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 है मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ फॉरेन शिप। ओके, मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ फॉरेन शिप। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि फॉरेन शिप्स कौन सी होती है, इंडिया में जो ट्रेडिंग होती है, तो वो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, वो बड़े बड़े जो कंटेनर शिप्स होते हैं वो आते हैं इंडिया में, सामान लेके आते हैं बाहर से, और यहाँ से फिर से दूसरा सामान लेके दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। वैसे शिप्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वेसल्स। ओके, तो अलग अलग कंट्री के जो ट्रेडिंग वेसल्स होते हैं वो इंडिया में आते हैं, अपने गुड्स बेचते हैं, जो भी उनके पास गुड्स होते हैं वो अनलोड करते हैं और इंडिया के गुड्स लेके अपने कंट्री फिर से चले जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे हम। सपोज एक फॉरेन शिप है, फॉरेन शिप का ओरिजिन है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया का शिप है, वो ऑस्ट्रेलिया का शिप जो है वो इंडिया में स्टेशनड, इंडिया में आया है, और वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया का शिप है उसमें जितने भी क्रू मेंबर्स होंगे, काम करने वाले जो मेंबर्स होंगे, वो कहाँ के होंगे, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक चीज बोलो, जितना फ्रीली जो प्लेन होता है, प्लेन आते हैं, लैंड होते हैं, सामान खाली करते हैं और चले जाते हैं, 1 या 2 ही दिन रुकते हैं, उतनी ही जल्दी जो फॉरेन शिप्स होती है वो भी उतना ही जल्दी काम करती है क्या? नहीं, जो फॉरेन शिप्स होती है उनको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनमें बहुत सारा कार्गो होता है, वो पूरा कार्गो खाली होता है काफी दिन तक। तो वो शिप्स जो है वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में, जो पोर्ट्स होंगे, हमारे ट्रेडिंग पोर्ट्स होंगे, वहां पे बहुत टाइम तक खड़ी रहती है ऐसी। तो ऐसे केसेस में हम जो ये फॉरेन क्रू मेंबर्स है, ओके ऐसे ये जो फॉरेन क्रू मेंबर्स है, इनको हम अगर ये रेसिडेंशियल का लगाएंगे ना कंडीशन, तो हो सकता है कि ये कंडीशन उनके लिए मैच हो जाए। अगर रेगुलरली ऑस्ट्रेलिया से शिप आ रही है, साल में 2 बार अगर वो आ रही है, और 45 दिन भी अगर वो इंडिया में रुक रहे हैं सामान खाली करने के लिए और भरने के लिए, तो ये क्रू के सभी मेंबर्स जो है ना वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएंगे। तो ये सही होगा क्या? विल दिस बी करेक्ट? उनको आप उनको आप जबरदस्ती रेसिडेंट बनाओगे और उनको कहोगे चलो ठीक है, तुमको ऑस्ट्रेलिया में कितना सैलरी मिलता है उस पर टैक्स पे करो इंडिया में, चलेगा क्या ऐसा बोल के? उनको नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ, ये लोग जो है ये कुछ काम करने के लिए इंडिया में आ रहा है, ये रहने के लिए इंडिया में नहीं आ रहा है। ओके, ये कुछ काम खत्म करने के लिए अपना इंडिया में आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो क्रू जो होते हैं ना, फॉरेन शिप के, फॉरेन वेसल्स के जितने भी क्रू होते हैं, वर्ड यहाँ पे ध्यान रखो, फॉरेन वेसल्स, इंडियन वेसल्स नहीं। ओके, फॉरेन वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भले ही हर साल 80-90 दिन भी अगर रहते होंगे हर साल, तो भी वो रेसिडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। उनको सिर्फ ये पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी उनको हम रेसिडेंट कह सकते।
ठीक है, 60 डेज वाला जो प्रोविजन है वो उनको अप्लाई नहीं करता। ये पहला एक्सेप्शन है, ये समझा आपको? सेकंड, एम्प्लॉय लीव्स, एम्प्लॉय नहीं यूज करेंगे हम वर्ड यहाँ पे, पर्सन, पर्सन लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ रहा है, वो क्यों छोड़ रहा है? फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। ओके, यहां पे क्या हो रहा है कि एक जो पर्सन है वो इंडिया के बाहर चले गया है, अब वो इंडिया में नहीं रहता, वो कहाँ गया? इंडिया के बाहर गया। क्यों गया वो बाहर? कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पसेस के लिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता, एक चीज ध्यान रखो, एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब होगा ना, यहाँ पे बहुत ही वाइड मीनिंग है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या प्रोफेशन भी हो सकता है। ओके, मतलब कोई भी पर्सन अगर खुद उसको नौकरी लग गई है, या किसी बिजनेस के लिए, या वो अपना प्रोफेशन फॉलो करने के लिए, सपोज डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह जो प्रोफेशनल होता है, वो अपने काम के लिए अगर वो इंडिया छोड़ के चले जाता है, मतलब अभी वो इंडिया में नहीं रहता, वो बाहर काम कर रहा है, तो वैसे पर्सन को आप 60 डेज वाला रूल नहीं लगाओगे। अगेन यहाँ पे जनरल बात कैसे होती है कि देखो, ये जो पर्सन होते हैं, जो बाहर काम करने वाले पर्सन होते हैं ना, वो बार बार इंडिया में आते हैं। ओके, बार बार वो लोग क्या करते हैं? इंडिया में आते हैं। इंडिया में क्यों आते हैं? क्योंकि उनका फैमिली जो होता है वो इंडिया में होता है। ओके, तो दिवाली हुई, क्रिसमस हुई, ऐसा कुछ भी हुआ तो 1-1.5 महीने के लिए बीच में से वो लोग इंडिया में आते रहते हैं। तो हो सकता है ऐसा कि ये ऐसे जो पर्सन हो गए जो बाहर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गए हैं, जो परमानेंटली बाहर ही बस चुके हैं, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पे है, तो वो इंडिया में आते हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कभी कभी उनका स्टे जो है वो 60 डेज से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप उनको जबरदस्ती इंडिया का रेसिडेंट बनाओगे क्या? कि चलो तुमने रह गया, तुम्हारे जो रिलेटिव्स थे उनके पास तुमने बहुत लंबी दिवाली मना ली, अभी हमारे आपका जो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप जहाँ पे भी रहते हो, वहां का जो भी इनकम है उस पर टैक्स पे करो इंडिया में, ऐसा आप बोलोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, इट विल नॉट वर्क। वाई? बिकॉज ये जो पर्सन है ये इंडिया में कमाता ही नहीं ना, वो छोड़ के चले गया इंडिया। तो अगेन ये सेकंड एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन जो इंडिया छोड़ के चला जाता है बाहर एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, वैसे पर्सन्स को आप 60 + 365 वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं करोगे। ओके, फिर तीसरा रूल, 3 ही एक्सेप्शंस है, 2 एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए, तीसरा एक्सेप्शन देख लेते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन origin, okay, visits India in previous year. Person of Indian origins visit India in previous year. इसका क्या मतलब हुआ? कोई बता पाएगा? जो आधीपासून इंडियामध्ये राहतो, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब हुआ? जो आधीपासून इंडियामध्ये राहतो। थोड़ा सा और रिफाइन करो। ठीक है, एक काम करते हैं, हमारा मीटिंग अभी, हाँ हेलो, हमारा मीटिंग अभी जो इंडिया में बॉर्न हुआ है। ओके, इंडिया में बॉर्न हुए पर्सन को भी हम इंडियन ओरिजिन नहीं कहेंगे। एक्चुअली इंडियन ओरिजिन का वर्ड थोड़ा सा और रिफाइन करो। सो इंडियन ओरिजिन, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट्स इंडिया इन प्रीवियस ईयर। अब इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ है या उसके
पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनमें से कोई ना कोई पर्सन जो है वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा आपको। कौन है सत्या नाडेला, कोई बता पाएगा? सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। वैसे ही सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई कौन है? गूगल के सीईओ। गूगल के सीईओ। ओके, ये जो लोग हैं ये इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर इंडियन ओरिजिन पीपल। रेसिडेंट ऑफ इंडिया है क्या? नहीं। सिटीजन ऑफ इंडिया है क्या? नहीं। दोनों ही नहीं है। ये क्या है? इंडियन ओरिजिन के लोग हैं लेकिन इंडिया में काम करते हैं क्या? नहीं। वो सिटीजन भी नहीं है इंडिया के और इंडिया में काम भी नहीं करते। ये लोग सब क्या है? अमेरिकन सिटीजन है। अब हो सकता है ऐसा, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि सुंदर पिचाई की फैमिली जो है वो अभी भी इंडिया में है, कुछ फैमिली मदुरई के है वो, तो कुछ फैमिली उनकी इंडिया में होगी। तो सुंदर पिचाई कम्स टू इंडिया, ओके, टू विजिट हिज फैमिली। ओके, अपनी फैमिली को विजिट करने के लिए इंडिया में आते हैं और सोचते हैं कि चलो मैं बहुत दिन के बाद इंडिया में आया हूँ तो थोड़ा इंडिया घूमूंगा। तो अभी इंडिया जैसा बड़ा कंट्री और आपके रिलेटिव्स जहाँ पे हो उसको घूमना और आपके रिलेटिव्स को मिलने में 60 डेज तो आपके कहाँ खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, 60 डेज सफिशिएंट थोड़ी है। तो यहाँ पे आप सुंदर पिचाई को फिर इंडिया का रेसिडेंट मान लोगे क्या? कि चलो आप 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गए, अभी आप इंडिया के रेसिडेंट बन जाओ और आपकी इनकम पे हमको टैक्स पे करो, चलेगा क्या ऐसा? नो सर। नहीं चलेगा। ओके, अगेन क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो जो है वो इंडिया में काम करने के लिए थोड़ी आया है, पैसा कमाने के लिए थोड़ी आया है, वो तो अपनी फैमिली को मिलने आया है, इंडिया घूमने के लिए इंडिया में आया है। ओके, तो यहाँ पे भी जो एक्सेप्शनल कंडीशंस है वो सेट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस होती है जहाँ पे आप सिर्फ बेसिक कंडीशन नंबर 1 जो है वो अप्लाई करते हो, बेसिक कंडीशन नंबर 2 जो है वो अप्लाई नहीं करते। कौन सी 3 कंडीशंस है? पहला, मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ अ फॉरेन शिप। फॉरेन शिप का अगर कोई पर्सन है तो उसको आपसे 182 डेज का ही रूल लगाओगे। पर्सन हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, एम्प्लॉयमेंट में जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन सब आ जाता है। वो पर्सन अगर बाहर गया है तो उसको अगेन आप 182 डेज का ही रूल लगाओगे। तीसरा, इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर इंडिया में विजिट करता है, बिजनेस विजिट नहीं, विजिट करता है अपनी फैमिली को या घूमने के लिए अगर वो इंडिया आता है तो अगेन उसको सिर्फ आप पहला कंडीशन लगाओगे, 182 वाला कंडीशन लगाओगे, 60 + 365 वाला कंडीशन नहीं लगाओगे। ओके, सो ये पूरा के पूरा डिस्कशन जो था हमारा, ये डिस्कशन था रिलेटेड टू बेसिक कंडीशंस। ओके, बेसिक कंडीशन जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा कि कौन सी 2 बेसिक कंडीशंस होती है? पहली कंडीशन बताओ कौन सी होती है पहली कंडीशन? प्रीवियस ईयर स्टे इज इक्वल टू 182 डेज और मोर। करेक्ट, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर स्टे इज इक्वल टू 60 डेज और मोर प्लस 365 डेज मोर ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली बिफोर द प्रीवियस ईयर। बराबर, ठीक है। ये 2 कंडीशंस है, दोनों में से कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहोगे कि पर्सन जो है वो रेसिडेंट है। ओके, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि पर्सन क्या है? रेसिडेंट है। ओके, अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ओके, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहेंगे कि पर्सन क्या है? नॉन रेसिडेंट है। ओके, पर्सन नॉन रेसिडेंट है अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो पर्सन क्या कहलाया जाता है? रेसिडेंट कहलाया जाता है। यहां तक आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा। अब आगे का हम लोग डिस्कशन करते हैं। आगे क्या है? एक बार आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि पर्सन रेसिडेंट है, अब आपको ये पता करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है
या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ओके, तो ये पता करने के लिए बेसिक कंडीशंस आपकी एग्जॉस्ट हो गई है, अब आपको आना है एडिशनल कंडीशंस पे। ओके, अब आपको आना है एडिशनल कंडीशंस पे। एडिशनल कंडीशंस जो है वो क्या कहती है? ओके, एडिशनल कंडीशंस क्या कहती है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एडिशनल कंडीशन टू टेस्ट as to when a resident individual is ordinarily resident in India. ओके, ये जो कंडीशंस है ये टेस्ट करने के लिए है, ये टेस्ट करने के लिए कि कब उस पर्सन को हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। ओके, अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो हम उस पर्सन को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे, और अगर ये कंडीशंस पूरी हो गई तो हम उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे। ओके, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। रेसिडेंट इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfies following two additional conditions. Okay, following two additional conditions, ध्यान से पढ़िए। जो बेसिक कंडीशंस थे उसमें वर्डिंग क्या यूज किया था? एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? रेसिडेंट। लेकिन एडिशनल कंडीशंस में वर्ड क्या यूज किया जाता है? इफ ही सेटिस्फाइज फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशंस। फॉलोइंग टू एडिशनल कंडीशंस मतलब दोनों ही कंडीशंस जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशंस पूरी हो रही है तभी आप उस पर्सन को रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट तो है ही वो, तभी आप उस पर्सन को ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह पाओगे। अगर दोनों में से एक ही कंडीशन पूरी होती है या दोनों ही कंडीशन अगर पूरी नहीं होती तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे? रेसिडेंट तो कहेंगे लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे क्या? नहीं, उसको हम कहेंगे कि नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, सो क्या एडिशनल कंडीशंस है ये हम देख लेते हैं एक बार। पॉसिबल इसको हमारे वर्किंग एरिया में ही कॉपी कर लेते हैं, इजी रहेगा अपने को। इसको हम हेडिंग दे देंगे एडिशनल कंडीशंस। ओके, एडिशनल कंडीशंस, और ये अगर सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहेंगे? वो पर्सन क्या है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, उस पर्सन को क्या कहेंगे हम? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहेंगे? अगर दोनों ही एडिशनल कंडीशंस पूरी होती है तो। अब ध्यान से देखना है एडिशनल कंडीशंस को। एडिशनल कंडीशंस में थोड़ा कंफ्यूजन आपको आ सकता है, लेकिन इस पर भी हम जब डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, तो आपको एडिशनल कंडीशंस भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। पहला एडिशनल कंडीशन क्या कहता है कि ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous years. Okay, he has been resident in India in at least कितने? पिछले 10 जो साल थे, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 सालों में से किसी भी 2 साल में ही शुड हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक मिनट, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे? रेसिडेंट इन इंडिया मतलब जो बेसिक कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी ना, वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पिछले 10 सालों में से 2 बार। ओके, मतलब पिछले 10 सालों में से मिनिमम 2 सालों में भी अगर वो रेसिडेंट था इंडिया का तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant previous year। मतलब जो relevant previous year है उसके पहले के जो 7 साल थे
उसमें उसका टोटल स्टे जो है वो इंडिया में कितना होना चाहिए, 730 दिनों से ज्यादा का होना चाहिए। ओके, उसका टोटल स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, 730 दिनों से ज्यादा का होना चाहिए। अब इसको एक टाइमलाइन में हम लोग रखते हैं, टाइमलाइन में इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि जैसे अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है, विल जस्ट मेक अ शॉर्ट टाइमलाइन बनाते हैं हम। पार्टिसिपेंट्स बाकी के कहा गए, सिर्फ 64 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए। स्टार्टिंग की मीटिंग में हमारे 77 पार्टिसिपेंट्स थे। सेकंड मीटिंग में भी ज्वाइन होना होता है, नहीं तो आपका नुकसान होता है फिर उसमें। ये प्रोविजंस जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है बहुत। यहाँ पे एक मिनट मुझे देखने तो, मेरे पास अगर कोई ड्राइंग टूल्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ओके ठीक है, रहने दो। हाँ ये रहा। ओके ये हमारा एक टाइमलाइन बनाते हैं हम। एक एक करके मैं एक दो कंडीशंस जो एडिशनल की समझाऊंगा, और ये जब हम सम करेंगे तभी क्लियर होगी। अभी हम लोग इसको 50% भी अगर आपको समझता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक कंडीशन जितना ईजी नहीं है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसको आपको कंसंट्रेशन भी लगेगा। अभी चल रहा है 2020-21। ओके, ये है हमारा असेसमेंट ईयर। ओके, और 1920 जो होगा वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर। ओके, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि a person should have been resident in India in at least 2 out of 10 previous year। पिछले जो 10 previous years थे, कौन से 10 previous year, तो previous year के पहले के 10 previous years, मतलब 1920 के पहले के 10 साल, मतलब 1819 से लेके 2008-9। ओके, 2008-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, फिर 14-15, 15-16 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, लेकिन ठीक है आप समझ लो। 2008-9 से लेके तो 2018-19 तक जो भी हमारे 10 साल है, ये 10 सालों में कोई भी 2 सालों में ऐसा होना चाहिए कि आप रेसिडेंट थे। रेसिडेंट थे मतलब आइदर आप एक 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुके थे, या आप 60 डेज प्लस 365 डेज का जो कंडीशन है वो आपने पूरा किया था। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे कि पहला एडिशनल कंडीशन पूरा हो रहा है, आप जो थे वो इंडिया के रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन सकते हो। लेकिन अभी बन सकते हो, बने नहीं हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है वो भी देख लेते एक बार। दूसरा कंडीशन कहता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे कि यू शुड हैव बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 732 डेज और मोर। तो असेसमेंट ईयर 2021 जो है वो हमारा असेसमेंट ईयर है अभी। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, और 1920 जो है वो प्रीवियस ईयर है। तो 1920 के पहले के 7 साल, मतलब 18-19, ओके, 17-18, फिर तीसरा साल होगा 16-17, उसके पहले होगा 15-16, कितने हुए, 1 2 3 4, फिर होगा 14-15, उसके पहले होगा 13-14, और उसके पहले होगा 12-13, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 सालों का टोटल जो होना चाहिए, इन 7 सालों में आप जो रुके थे इंडिया में, उसका टोटल स्टे कितना होना चाहिए, 730 दिनों से ज्यादा होना चाहिए।
ओके, दिस इज व्हाट सेकंड कंडीशन इज। एंड फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि ये जो 10 साल है, ओके, इसमें से आप किसी भी 2 years में रेसिडेंट होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? 2 सालों में आप रेसिडेंट होने चाहिए। और दिन वाइज अगर हम टोटल करें तो आपका टोटल स्टे जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 730 days और मोर आपका टोटल स्टे होना चाहिए। ठीक है, इस पे जो अभी डिटेल डिस्कशन है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंडीशंस लिख लो अपनी बुक में अच्छे से। हो चुका, इसका स्क्रीनशॉट हो गया? एक मिनट विशाल, मैं क्वेश्चंस भी आंसर करूंगा, 1 मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसके। अभी इसका स्क्रीनशॉट हो गया आपका, ये दोनों कंडीशंस का जो टाइमलाइन ड्रॉ किया इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन की ओर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम हमारा जो एडिशनल कंडीशंस है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए हमारे, या प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमारे शुरू हो गए। ओके, सो अब मैं यहाँ पे मेरा लेक्चर जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ।